आज की इस बड़ी और बेहद अहम रिपोर्ट में हम आपको मिडल ईस्ट की 3 ऐसी खबरें बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की राजनीति, सुरक्षा और ताकत के संतुलन को बदल सकती है। पहली खबर सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ती खामोश दरार से जुड़ी है, जहां सूडान और यमन को लेकर दोनों पुराने सहयोगियों के रिश्तों में खुला तनाव सामने आ रहा है। दूसरी खबर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु बातचीत की है, जिसमें यूरेनियम इनरिचमेंट का मुद्दा सबसे बड़ा टकराव बन गया है और जंग तथा प्रतिबंध दोनों की आशंका साथ साथ चल रही है। और तीसरी खबर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित सिविल न्यूक्लियर समझौते की है, जिसमें पारंपरिक परमाणु रोकथाम शर्तों को नरम किए जाने की चर्चा हो रही है और इससे पूरे क्षेत्र में नई रणनीतिक हलचल पैदा हो सकती है। एक तरफ खाड़ी देशों के अंदर शांति संतुलन बदलता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान और पश्चिम के बीच भरोसे की जंग जारी है और उसी समय परमाणु ऊर्जा, हथियार सौदों और सैन्य तैयारियां एक नई दिशा लेती दिख रही हैं। इन तीनों खबरों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखना होगा, क्योंकि उनके धागे आपस में जुड़े हुए हैं और इनका असर सिर्फ एक देश तक लिमिट नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडल ईस्ट और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में चल रही खामोश तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तहनून बिन जायद को एक लंबा और सख्त लहजे वाला लेटर भेजा है, जिसमें सूडान और यमन को लेकर यूएई की नीतियों पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों के मुताबिक इस पत्र में सऊदी अरब ने साफ कहा है कि वह सूडान में चल रहे गृह युद्ध को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खासकर तब जब यूएई पर यह आरोप है कि वह वहां की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ का समर्थन कर रहा है। सऊदी नेतृत्व ने यह भी दोहराया कि यमन उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है और वह उसे अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है, इसलिए वहां किसी भी बाहरी दखल को वह लाल रेखा मानता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यूएई ने सऊदियों की मंजूरी के बिना सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को सैन्य मदद भेजी, जो रियाद को मंजूर नहीं थी। इसी वजह से सऊदी अरब ने दिसंबर में मुकल्ला बंदरगाह पर भेजे गए हथियारों के जखीरों को निशाना बनाया और बाद में यमन की मान्यता प्राप्त सरकार की मदद कर अलगाववादी ताकतों को पीछे धकेलने में सहयोग किया। इतना ही नहीं, लेटर में यूएई पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उसने गुप्त ऑपरेशन के जरिए एसटीसी के पूर्व नेता हैदरूस अल जुबैदी को यमन से बाहर निकाला, जबकि उन पर देशद्रोह का मामला चल रहा था। इस पूरे विवाद में अमेरिका की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बताया यह गया है कि ये लेटर वाशिंगटन को ध्यान में रखकर लिखा गया था और सऊदी अरब ने साफ किया है कि उसने अमेरिका से यूएई पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव नहीं डाला। हालांकि पहले यह खबर आई थी कि क्राउन प्रिंस ने व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सूडान के मुद्दे पर दखल देने की बात की थी। ट्रंप ने यह भी सार्वजनिक रूप से माना है कि दोनों खाड़ी देशों के बीच दरार है और उन्होंने दावा किया कि वे चाहें तो इसे आसानी से सुलझा सकते हैं। दूसरी ओर यूएई के ताकतवर शख्स तहनून बिन जायद, जो अबू धाबी की $1 ट्रिलियन की संपत्ति की निगरानी करते हैं और अपने भाई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के करीबी माने जाते हैं, इस पूरे मामले में मेन किरदार बनकर उभरे हैं। खाड़ी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि यह टकराव सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं बल्कि दो शाही परिवारों के अंदरूनी संतुलन का मामला बन चुका है। कुल मिलाकर सूडान और यमन की जंग ने सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में गहरी खाई पैदा कर दी है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या ये विवाद आपसी बातचीत से सुलझेगा या खाड़ी क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच जारी परमाणु बातचीत एक बार फिर नए तनाव के दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार उसके लिए रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जीरो इन्वेस्टमेंट यानी पूरी तरह संवर्धन बंद करना ईरान के लिए कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब ईरान के भीतर शांतिपूर्ण मकसद से संवर्धन को मान्यता दी जाए और भरोसा बनाने की व्यवस्था की जाए। ईरान का कहना है कि उसका ये रुख सिर्फ तकनीकी या आर्थिक नहीं बल्कि उसकी आज़ादी और
सम्मान से जुड़ा हुआ है और किसी को यह हक नहीं कि वह ईरानी जनता को बताए कि उसे क्या कर रखना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि ये क्षेत्रीय राजनीति के मुताबिक तेहरान संवर्धन के स्तर और शुद्धता पर चर्चा के लिए तैयार है। इसी बीच बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, जिनमें कई जहाज और कंपनियां शामिल हैं। साथ ही अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी क्षेत्र में बरकरार है और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में तैनात निमिट्स क्लास जो एक युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन की गतिविधियों की तस्वीरें जारी की हैं। उधर ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिया ने चेतावनी दी है कि अगर जंग थोपी गई तो पूरा क्षेत्र और सभी अमेरिकी ठिकाने इसकी झपेट में आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे नतीजे हो सकते हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जो ईरानी शासन के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बातचीत को आगे की दिशा में एक कदम आगे बताया, लेकिन जोर देकर कहा दिया है कि परमाणु अप्रसार संधि के तहत ईरान के अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए। कुल मिलाकर माहौल बेहद संवेदनशील है। एक तरफ कूटनीति जारी है तो दूसरी तरफ प्रतिबंध और सैन्य तैयारी भी है और अब अगली बैठक की तारीख और जगह ओमान से सलाह मशवरा करके तय की जाएगी, जिससे साफ है कि आने वाले दिन पूरे मिडल ईस्ट के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बड़े सिविल न्यूक्लियर समझौते की तैयारी चल रही है और खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ऐसा समझौता आगे बढ़ा रही है जिसमें पारंपरिक परमाणु अप्रसार शर्तें पूरी तरीके से शामिल नहीं होगी। आमतौर पर अमेरिका जब किसी देश के साथ परमाणु सहयोग समझौता करता है, जिसे 123 एग्रीमेंट कहा जाता है, तो ये शर्त रखता है कि संबंधित क्षेत्र यूरेनियम संवर्धन या इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग नहीं करेगा, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने समझौतों में स्वीकार किया था। और उसने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए थे, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अधिक निरीक्षण का अधिकार देता है। लेकिन सऊदी अरब के मामले में जो भाषा सामने आई है वह संवर्धन के विकल्प को पूरी तरीके से बंद नहीं करती, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा और सत्यापन उपायों की बात कर रही है, जिससे संकेत मिलता है कि भविष्य में यूरेनियम संवर्धन की गुंजाइश रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये क्षेत्र के लिए बेहद बड़ा टकराव होगा, क्योंकि इससे सऊदी अरब को परमाणु ईंधन चक्र पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके सलाहकार लंबे समय से ये बोल रहे हैं कि देश के पास यूरेनियम के बड़े भंडार हैं और वो इसे समृद्ध करके बेच भी सकता है। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने पिछले साल साफ अल्फाजों में कहा था कि हम येलो बैक बनाएंगे, उसे समृद्ध करेंगे और बेचेंगे। येलो कैक खनन के बाद सृजन से पहले की एक अहम प्रक्रिया होती है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को प्रारंभिक सूचना भेज दी है और यदि 90 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा और सीनेट इसका विरोध नहीं करते तो समझौता लागू हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी उद्योग को सऊदी परमाणु परियोजना में आगे रखने और बड़े कारोबारी सौदे को प्राथमिकता देने की एक रणनीति का हिस्सा है। साथ ही ये भी चर्चा है कि यह समझौता इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज की नीति से कैसे जोड़ता है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान भी बेचना चाहता है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि प्रस्तावित विमान इजराइल के मुकाबले कम क्षमता वाले हो सकते हैं। इसी बीच सऊदी अरब तुर्की के कान फाइटर जेट और ब्रिटेन की अगली पीढ़ी के फाइटर कार्यक्रम जैसे अन्य रक्षा विकल्प की भी तलाश कर रहा है। कुल मिलाकर ये संभावित परमाणु समझौता सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय ताकत संतुलन, राष्ट्रीय गौरव और बड़े आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की अनुमति का रास्ता खुला रहता है तो मिडल ईस्ट की रणनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव आ सकता है।